Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I am senior assistant professor in ABS Engineering College गाजियाबाद। आज हम जो सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस है। हालांकि अगर मैं थोड़े से इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करूं तो इंट्रोडक्शन पार्ट चाहे वो फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो बच्चे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस पढ़ रहे हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस पढ़ रहे हो, सबके लिए यूजफुल है। तो आज हम बेसिक लॉज को पढ़ेंगे कि बेसिक लॉज क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम केवीएल केसीएल के थ्रू मेश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, फिर उसके बाद सुपर मेश, सुपर नोड, इन सब चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। फिलहाल ये जो वीडियो लेक्चर है वो केवल और केवल बेसिक लॉ को रिप्रेजेंट करता हुआ है। बेसिक लॉ की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक लॉ जनरली ओम्स लॉ को ही हम लेते हैं, क्योंकि लीनियर प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है वोल्टेज और करंट के बीच में, ये चीज़ें जाननी बहुत जरूरी होती है। क्लियर? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक लॉ से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एक नेटवर्क में अगर हम सर्किट थ्योरी की बात करें, क्लियर, तो सर्किट थ्योरी में यानी किसी भी नेटवर्क में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ब्रांच, क्लियर, सेकेंड वन नोड, और ब्रांच और नोड्स को ही लेके हमारा क्या होता है, नेटवर्क डिजाइन होता है। क्लियर? ठीक है, अब नेटवर्क सर्किट कब बनता है, जब आपको कोई क्लोज नेटवर्क मिलता है। मतलब क्लोज जो नेटवर्क का मतलब क्या हो गया कि सर्किट कंप्लीटेड हो, यानी एक लूप बन जाए। क्लियर? तो जब कोई वन और एक या एक से अधिक क्लोज नेटवर्क आपको मिलता है तो ये आपको कहलाती है सर्किट। और नेटवर्क क्या है, बेसिकली एक सर्किट। क्लियर? तो हम इन सब चीजों को लेके थोड़ा सा जानेंगे कि बेसिक्स क्या होते हैं, ब्रांचेज, नोड्स, इनको लेके सर्किट यानी नेटवर्क कैसे आपका डिजाइन होता है, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, फिर हम नोड और ब्रांच की बात करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो हम बात करते हैं ओम्स लॉ। क्लियर? अगर हम ओम्स लॉ के बारे में बात करें तो अगर आप बेसिक फिजिक्स में जाओगे तो बेसिक फिजिक्स में ओम्स लॉ क्या होता है कि जो आपकी करंट डेंसिटी होती है, क्लियर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ये होता है ओम्स लॉ। क्लियर? यानी अगर हम बात करें किसी भी सिस्टम के लिए तो जे एक तरह से होता है सिग्मा इंटू ई के। क्लियर? ये बेसिक फिजिक्स है ओम्स लॉ के पीछे का। ठीक है, हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं एलिमेंटल की, यानी एलिमेंट बिहेवियर को लेके हम यहाँ पे बातें करने जा रहे हैं। तो एलिमेंट बिहेवियर में सबसे पहले आता है आपका रेजिस्टेंस। हालांकि इंडक्टर, कैपेसिटेंस, ये सारे लीनियर एलिमेंट में ही काउंट होते हैं, बट हम रजिस्टर की अगर मैं बात करूं, रजिस्टर, तो रजिस्टर का मतलब क्या होता है, विच रजिस्ट फ्लो ऑफ करंट। रजिस्टर जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली ये फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करता है। क्लियर? इसीलिए हम इसको बोलते हैं रजिस्टर। क्लियर? ठीक है, तो रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो रजिस्टर क्या होता है, बेसिकली आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और आर की वैल्यू होती है रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, जहां पे ए क्या है, लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर? तो ये आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू रो इंटू एल बाई ए होती है। अब हम बेसिक जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है ओम्स लॉ के पीछे का, यानी जे इक्वल टू सिग्मा ई पे चलते हैं और यहां से हम निकालेंगे कि वोल्टेज और करंट के टर्म में क्या रिलेशनशिप होता है। एक बेसिक एलिमेंट्स यानी एक रजिस्टिव एलिमेंट अगर आपके पास अवेलेबल है तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो ओम्स लॉ का रिलेशन आता है वो क्या आता है, वो चीज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी क्या होती है, आई अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर? यानी करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, जे। क्लियर? ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे सिग्मा की
तो सिग्मा को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/ρ से। क्लियर? यानी जो कंडक्टिविटी होती है वो 1 by रेसिस्टिविटी के बराबर होती है, यानी रेसिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। क्लियर? अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर आपको उस एलिमेंट के अक्रॉस, मान लीजिए कोई एलिमेंट है आपका, कोई भी एलिमेंट ले लिया, क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है, अगर इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप पता करना है तो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में क्या हो जाएगा, ये V/L के बराबर। ये लेंथ आपकी कितनी है, L है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका A है, मटेरियल की रेसिस्टिविटी क्या है, ρ के बराबर, E की वैल्यू V/L होगी। क्लियर? हम सारी वैल्यूज को अगर हम पुट करें, जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है J = सिग्मा E में, तो देखिए क्या निकल के आता है, I/A इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू मैंने 1/ρ पुट कर दी, इंटू E की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, V/L। क्लियर? तो यहां से आपका क्या निकल के आ रहा है, V इक्वल टू ρ इंटू L/A इंटू I। तो आपने क्या देखा, ρ इंटू L/A की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको रेजिस्टेंस के बराबर पुट कर देते हैं, तो V की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, R इंटू I के बराबर। R तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है R तो फिक्स हो गया, उसके लिए लेंथ फिक्स है, मटेरियल की रेसिस्टिविटी फिक्स है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से एक मटेरियल के लिए, एक एलिमेंट के लिए आपका जो ओम्स लॉ निकल के आया वो क्या निकल के आया, V is directly proportional to I, और यही आपका ओम लॉ है, और इसी बेसिक लॉ पे हम सारा चीजें फॉलो करते हैं। तो ये केवल आपका रजिस्टर के लिए नहीं है, ये अगर कोई भी इंपेडेंस वैल्यू है सबके लिए फॉलो होगा, V is directly proportional to I, बशर्ते वो लीनियर एलिमेंट बिहेवियर उसका होना चाहिए। क्लियर? तो V is directly proportional to क्या निकल के आया, I के बराबर निकल गया। क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ पे नोड की, तो नोड क्या होगा, नोड, क्लियर? देखिए नोड और ब्रांच से मिलकर क्या होता है, आपका सर्किट बनता है। क्लियर? नोड और ब्रांच से मिलकर आपका सर्किट बनता है, तो नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, ये देखेंगे, उसके बाद हम सर्किट के बारे में बातें करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नोड क्या होता है। नोड का मतलब क्या हो गया कि कई सारे ब्रांचेज किसी पॉइंट पे आके मिलते हैं। क्लियर? ये जैसे 3 ब्रांचेज है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। क्लियर? तो क्या हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। यहां पर क्या हो जाता है, नोड हो जाता है, यानी 3 ब्रांचेज एक पॉइंट से मिला हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो उसे हम कहेंगे नोड। क्लियर है चीज? अगर हम ब्रांच के बारे में बात करें तो ब्रांच क्या कहलाता है, ब्रांच का मतलब होता है कि 2 नोड के बीच में कोई भी एक ब्रांच हो सकता है, यानी 2 नोड के बीच में अगर एक एलिमेंट लगा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे ब्रांच। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एलिमेंट कहीं भी कनेक्टेड है किसी भी सर्किट में, तो वो क्या होता है, 2 नोड के बीच में ही लगा होता है। क्लियर? तो ये आपके नोड और ब्रांच से मिलकर ही आपका क्या होता है, सर्किट बनता है। तो जैसे यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका R होता है। क्लियर? आपको मान लो कोई नेटवर्क डिजाइन करना, क्लियर, तो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स तो आएगा ही आएगा। क्लियर? तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आया, क्लियर, हम डीसी के टर्म में ही इसको लेके चल रहे हैं, ये आपके 2 नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ गया, तो एक सिंगल ब्रांच की तरह ट्रीट हो रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस अटैच कर दिया, तो ये भी एक ब्रांच हो गया, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो ये भी एक ब्रांच हो गया। क्लियर? ये R1 ले लिया, ये R2 ले लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क। बट इट इज नॉट सर्किट। सर्किट तभी होगा जब ये एक क्लोज नेटवर्क बनाए, जैसे ये क्या हो गया, आपका एक सर्किट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1 क्लोज लूप है। क्लियर? इसे हम लूप बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सर्किट। अब फिर से वही चीजें कि सर्किट में केवीएल केसीएल हमें आगे सीखना है, केवीएल केसीएल कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये जरूरी है जानना कि आपका जो सर्किट का बिहेवियर होता है, यानी एक्टिव एलिमेंट जनरली हम सोर्सेस को कहते हैं, अगर पैसिव एलिमेंट की बात करें तो जो
एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर एनर्जी जिसके थ्रू डिसिपेट होता है, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के थ्रू डिसिपेट होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम कैसे केवीएल केसीएल का अप्रोच लेते हैं तो वो जानना जरूरी है। क्लियर? अगर मैं सर्किट की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी पैसिव एलिमेंट में जो करंट का फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, क्योंकि एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, पावर जनरेट करते हैं, जबकि पैसिव एलिमेंट पावर लेते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट में करंट का फ्लो आपका लोअर टू हायर पोटेंशियल होगा, बट आपके जो रेजिस्टेंस है इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें एक ब्रांच की, ठीक है, अगर हम बात करें एक ब्रांच की, जैसे एक रेजिस्टेंस ही है यहाँ पे, अगर इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है आई, तो ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर? तो इसके अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, V इक्वल टू आई आर। क्लियर? ये उसकी प्रॉपर्टी ही होगी, V इक्वल टू क्या आना है, आई आर के बराबर। बट अगर मैंने क्वेश्चन में कुछ भी किया जा सकता है, थ्योरेटिकल अप्रोच कुछ भी हो सकता है, अगर यही रेजिस्टेंस आपका है, क्लियर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल यही है, बट जो सर्किट आपने ड्रॉ किया हुआ है उसमें मान लिया कि करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे V का नेचर अब चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से ना होके क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट फ्लो हो रहा है। तो इस केस में आपका V इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस आई आर। वो कैसे आता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मेन हम नोड टू नोड एनालिसिस अप्रोच यहाँ पे लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो ये नोड ए है और ये नोड V है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, VA, और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, VB। तो अगर हम नोड टू नोड एनालिसिस यहाँ पे लें तो क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज क्या है, VA। क्लियर? VA के बाद क्या होगा, यहाँ पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आपका क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, यानी वोल्टेज क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा आपका, माइनस आई आर। क्लियर? ठीक है, मैंने क्या बोला था, पैसिव एलिमेंट जनरली पावर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद इस नोड पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। यानी आपने VA में से क्या किया, IR को माइनस किया, उसके बाद जो आपको एनर्जी मिल रही है, जो वोल्टेज मिल रही है, वो VB के बराबर होगी। क्लियर है चीज? ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये VA माइनस VB इक्वल टू IR के बराबर। क्लियर? और यही VA माइनस VB का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज है, यानी किसके बराबर हो गया, V के बराबर हो गया। सेम लॉजिक यहां अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो यहां पे ये नोड A, ये नोड B। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि VA माइनस VB अभी भी क्या है, V इक्वल टू क्या है, VA माइनस VB है। अभी भी V क्या है, VA माइनस VB है। बट इस केस में क्या हो रहा है, आपका तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल यही है सर्किट में बना हुआ, लेकिन करंट का फ्लो जो है वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपने चूज किया हुआ, क्योंकि करंट तो आपको चूज करना है सर्किट में। क्लियर? कोई भी लूप करंट ले सकते हैं, किसी ब्रांच में करंट कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। वो तो डिपेंड करेगा कि आई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, उस पर आप डिसाइड करेंगे कि आपने जो डायरेक्शन चूज किया था वो सही है कि नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे नोड टू नोड केवीएल अप्लाई करें तो देखो यहाँ पे VA, अब यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे आपका माइनस होना था, लेकिन माइनस किस केस में है, जब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट का फ्लो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर टू हायर पोटेंशियल फ्लो हो रहा है करंट, यानी करंट का डायरेक्शन तो आपने ये एज्यूम किया है आई है, और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि माइनस आई हो जाना। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ आई आर। माइनस ऑफ आई आर क्यों आ रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव आपने आई ये चूज किया है, लेकिन एलिमेंट में जो करंट का फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, वो माइनस आई के बराबर होता है। क्लियर? इसीलिए यहां पे क्या आ जाएगा, VA माइनस माइनस आई आर, यानी प्लस आई आर इक्वल टू VB। यानी यहां पे VA माइनस VB की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आई आर के बराबर। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए सर्किट को सॉल्व करने के समय, कि आपका
जो VA माइनस VB आ रहा है वो हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट का जो डायरेक्शन आपने ले रखा है उसके हिसाब से आ रहा है या ठीक उसके अपोजिट आ रहा है। क्वेश्चन में कुछ भी आपको फ्रेम करके पूछा सकता है, क्लियर। तो आपको ये कॉन्सेप्चुअल व्यू क्लियर होना चाहिए कि आप जब नोड टू नोड केवीएल अप्लाई करेंगे तो आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक्स लॉ जो है वो क्लियर होंगे कि नोड क्या होता है, ब्रांचेज क्या होते हैं, क्लियर। और आपका एक सर्किट और नेटवर्क में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केवीएल और उससे रिलेटेड मेश एनालिसिस और सुपर मेश एनालिसिस को भी हम उसी में कवर करने की कोशिश करेंगे, या फिर सुपर मेश एनालिसिस को हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे और केसीएल देखेंगे और सुपर नोड एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।